हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीप्लेक्सिटी। 3 दिनों का पार्लियामेंट्री सेशन और 3 अमेंडमेंट बिल्स, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ एक। क्या है वो मकसद जिसको सरकार पूरा करना चाहती है 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को फ्रंट पे रखकर? और क्या है ये नॉर्थ साउथ का डिवाइड जो एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है इन 3 बिलों की वजह से? समझेंगे हम इन सभी मुद्दों को पूरे विस्तार से आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्टडीप्लेक्सिटी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, ऐसे ही एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए। तो देखिए, दिन था मंगलवार का जिस दिन पार्लियामेंट की 3 दिनों की स्पेशल सेशन कन्वीन होती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस 3 दिनों के स्पेशल सेशन में मुद्दा क्या होगा, इस बात की जानकारी पार्लियामेंटेरियन यानी सांसदों को सिर्फ 48 घंटे पहले दी जाती है। खैर, जब मंगलवार को संसद भवन की स्पेशल सेशन कन्वीन होती है तो इस दिन 3 बिल्स पेश किए जाते हैं और सरकार के अकॉर्डिंग इन 3 बिलों को पेश करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है और वो मकसद है महिलाओं का सशक्तिकरण। सरकार के अकॉर्डिंग ये कहना है, सरकार के अकॉर्डिंग सरकार 2023 में पारित किए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी कहा जाता है, उसे को इफेक्टिव में लाना है। यानी उसको इन 3 बिल को पारित कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इफेक्टिव यानी इंप्लीमेंटेशन में लाना है, जिससे महिलाओं को भारत देश के सांसद में और देश के सभी विधानमंडलों में 1/3 आरक्षण दे दिया जाए। लेकिन अगर आप ध्यान से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देखेंगे तो उस समय यह कहना था कि सरकार इस अधिनियम के तहत महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा लोकसभा में और राज्यसभा में और देश की विधानमंडलों में, वो उस समय लागू होगा जब 2027 की जनगणना कंप्लीट कर ली जाएगी। लेकिन अभी सरकार का यह कहना है कि यह जनगणना होने में अभी बहुत वक्त है, इसके लिए हम वेट नहीं कर सकते, जिससे महिलाओं को एक डिसएडवांटेज सिचुएशन का सामना करना पड़े। महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी प्रायोरिटी है, इसलिए हम 2027 तक नहीं रुक सकते हैं नई जनगणना के आंकड़ों के लिए। इसलिए हम इस 3 बिल को इस 3 दिनों के स्पेशल सेशन में लेकर के आए हैं, जिससे हम महिलाओं को एम्पावर्ड कर सके। लेकिन ये 3 बिल्स ये भी कहती है कि महिलाओं का जो ये आरक्षण है वो 2029 के लोकसभा चुनाव से पारित होगा, वो इंप्लीमेंट यानी इफेक्टिव में आएगा। क्लियर है? तो इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिर वो 3 बिल्स है क्या और ये 3 बिल्स कहती क्या है। देखिए, मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा यह है कि ये 3 बिल्स की वजह से भारत देश की जो गणराज्य है यानी रिपब्लिक है वो पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट होने वाली है। वो 3 बिल्स है द कॉन्स्टिट्यूशन 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सेकंड इज द डिलिमिटेशन बिल 2026 एंड थर्ड वन इज द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। इस बिल के अकॉर्डिंग महिलाओं को 1/3 ऑफ रिजर्वेशन दिया जाएगा और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए इन दोनों बिलों को पारित होना अनिवार्य है। क्या कहना है सरकार का? सरकार का कहना है कि अगर हम महिलाओं को आरक्षण देते हैं संसदों में और विधानमंडलों में तो उसके लिए हमें लोकसभा की जो सीट्स है उसको 550 की अपर लिमिट से बढ़ा करके 850 करना होगा, तभी हम महिलाओं को 1/3 आरक्षण दे सकते हैं। यह सरकार का कहना है। क्लियर है? और इसके लिए हमें वापस डीलिमिटेशन कराना होगा, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कराना होगा। तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज क्या होता है? देखिए, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जो संविधान के तहत डीलिमिटेशन कमीशन बना करके किया जाता है। संविधान के आर्टिकल 81 के तहत यह कहा जाता है कि हर 10 सालों में डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कराई जाएगी और देश के संसदों की और देश के विधानमंडलों में जो सीट्स है उसका एलोकेशन किया जाएगा। यह बात कहती है आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पे आर्टिकल 82 यह कहती है संविधान का कि यह जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी वो हर 10 सालों में होगी और उस समय जो सब उस एक्सरसाइज से पहले जो जनगणना आई है, क्योंकि जनगणना 10 सालों में आती है, उस जनगणना के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार ही डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करा के भारत देश की जो लोकसभा, राज्यसभा और देश की विधानमंडलों में सीट का एलोकेशन है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ साथ देश की जो कंस्टिट्यूएंसी है यानी निर्वाचन क्षेत्र है उसको भी रीड्रॉ किया जाएगा। क्लियर है? कुल मिलाकर के अभी तक डीलिमिटेशन 4 बार कराया गया है, लेकिन 1971 के बाद डीलिमिटेशन हुई है 2011 में, लेकिन आर्टिकल 81 के तहत जो सीट है 550 लोकसभा का उसको फ्रीज कर दिया गया है 42वें संविधान संशोधन करके नेक्स्ट 25 सालों के लिए, और 1971 के ही
जनगणना के आंकड़ों के तहत इस सीट को फिक्स किया गया है। ऐसा करने के पीछे उस समय की इंदिरा गांधी सरकार का यह कहना था कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, वो स्टेबल नहीं हुई है। इसकी वजह से इस समय डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कराना या पार्लियामेंट में नंबरों का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना सही नहीं है, या फिर चेंजेस करना सही नहीं है। इसलिए 42वें संविधान संशोधन करके इसे फ्रीज कर दिया गया था 2011 तक के लिए। नेक्स्ट 25 सालों के लिए इसको फ्रीज कर दिया गया था 2011 तक के लिए, 1976 में। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने 84 संविधान संशोधन करके सेम लॉजिक को अप्लाई करते हुए कि अभी तक जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है या पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रहा है वो स्टेबल नहीं हुआ है, कहीं पे ज्यादा हो रहा है, कहीं पे हो रहा है, और माइग्रेशन जो है वो अभी भी उसी प्रकार से हो रही है। जब तक हम इसको वापस स्टेबलाइज ना कर ले तब तक हमें डिलिमिटेशन कराना सही बात नहीं है। इसलिए उन्होंने भी नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को फ्रीज कर दिया, और जो नंबर है 550 का अपर लिमिट पे, उसको फ्रीज करके 2026 तक के लिए रख दिया गया। क्लियर है? लेकिन अब सरकार का कहना है कि हम डिलिमिटेशन कराएंगे, वो भी हम जनसंख्या के लिए उसके नहीं रुकेंगे, हम डिलिमिटेशन को कराएंगे 2011 के जनसंख्या के आधार पर। और यहीं पे सारी प्रॉब्लम आ जाती है। सरकार के अकॉर्डिंग यह कहना है कि अगर यह गाड़ी महिला आरक्षण का है तो इसको चलाने के लिए हमें इंजन यानी डिलिमिटेशन बिल को लाना पड़ेगा, जिससे हम सीटों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। क्लियर है? अब उसके लिए हमें तीनों बिल को पारित कराना होगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में भी नंबर्स चेंज होंगे। क्लियर है? तभी हमारा जो ये व्हीकल है वो चल पाएगा। लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि सरकार इस बिल को, इस वजह से इन तीनों बिल को एक साथ क्लब करके इसलिए लाना चाहती है क्योंकि इससे उनको बेनिफिट होने वाला है, और क्योंकि जब सीटों का बंटवारा होगा या जब स्टेट्स के बीच में सीटों का बंटवारा होगा तो वो इस प्रकार से हो जाएगा जिससे नॉर्दर्न इंडिया में जो सीट्स हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, उसकी सीटों में काफी हद तक इजाफा होगा, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ है। लेकिन सदर्न स्टेट में जिन्होंने बहुत ही डिलीजेंटली पॉपुलेशन को यानी जनसंख्या को कंट्रोल करने का काम किया है, तो उसे रिवॉर्ड में क्या मिलेगा कि उनकी सीटें कम हो जाएगी, ऐसा अपोजिशन का कहना है। इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़े आंकड़े देखने पड़ेंगे। आंकड़े क्या कहते हैं कि 1971 में जब के सेंसस के अनुसार क्या था, 550 सीट। अब 2011 के सेंसस के हिसाब से क्या होगा, 850 सीट। ठीक है? उस समय महिलाओं का आरक्षण नहीं था, लेकिन अब महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, जो इंप्लीमेंट होगा 2029 के लोकसभा से। आर्गुमेंट क्या है, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड का आर्गुमेंट क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो सरकार जो पब्लिकली कह रही है, सरकार का कहना है कि हम 2011 के जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा में सीटों का इजाफा कर रहे हैं 550 से लेकर के 850, और 850 में 815 सीट्स जो हैं वो होंगे राज्यों के, और 35 सीट्स जो हैं वो होंगे यूनियन टेरिटरीज के। ये सरकार का कहना है कि ये जो सीट 850 का नंबर डिसाइड हुआ है वो 2011 की जनगणना के हिसाब से हुआ है। इसकी वजह से जो इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी है, निर्वाचन क्षेत्र है, वो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा यानी छोटा हो जाएगा, जिससे 850 निर्वाचन क्षेत्र को एकोमोडेट किया जाएगा भारत देश के अंदर। यह कहना है सरकार का। क्लियर है? लेकिन अपोजिशन पार्टी का यह कहना है कि इससे होगा क्या कि नॉर्दर्न स्टेट्स में जो सीट है, अगर 2011 की जनसंख्या को कंसीडर किया जाएगा सीट के बंटवारे में, यानी किस स्टेट को कितने सीट्स मिलेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्दर्न स्टेट को फायदा होगा और सदर्न स्टेट को उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। कैसे? इस बात को समझने के लिए आप इस पिक्चर को समझिए। सदर्न स्टेट जो अभी 543 सीट्स में 39 सीट्स ही यहां पे है सदर्न स्टेट्स के पास, अगर ये एक्सपैंड होता है यानी जब 300 सीट का एक्सपेंशन किया जाएगा तो इनके सीटों में सिर्फ 20 सीट्स का इजाफा होगा, सिर्फ 20 सीट्स का। इसका मतलब है कि नॉर्दर्न और बाकी के जो सदर्न स्टेट के अलावा यानी नॉन सदर्न स्टेट्स है उनको यानी गैर दक्षिण राज्यों को अप्रॉक्सीमेटली 280 सीटों का उनके नंबर्स में इजाफा होगा। यह कहना है अपोजिशन पार्टी का। और लेकिन सरकार इसके काउंटर में यह कह रही है कि नहीं, हम सिर्फ 2011 की जनसंख्या को फैक्टर इन कर रहे हैं, पार्लियामेंट के नंबर्स को बढ़ाने के लिए जो 850 का नंबर तय किया गया है। लेकिन जो सीटों का बंटवारा होगा, जो स्टेट्स के बीच में जो सीट्स आएंगे, स्टेटों को जो सीट्स मिलने वाली है, उसमें हम 2011 की जनसंख्या को कंसीडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला कंसीडर करेंगे, दैट इज 50% इंक्रीमेंटल सिनारियो, कि हर राज्य की जो जितनी भी सीट है उसमें 50% सीट को इंक्रीमेंट कर लिया जाएगा,
और उससे 850 जो सीट है वो फुलफिल किया जाएगा, क्योंकि 550 से 850 जो बढ़ रहा है वो मेनली 50% का इंक्रीमेंट के हिसाब किताब से हो रहा है, ऐसा कहना है। लेकिन कैच ये है कि सरकार सिर्फ इसको पब्लिकली कह रही है। जब मंगलवार को ये 3 बिल्स पेश हुए तो उस बिल में कहीं पर भी इस 50% इंक्रीमेंट का फॉर्मूला किसी भी बिल में मेंशन नहीं किया हुआ था। इसका मतलब यह है कि अपोजिशन ये कह रही है कि एक बार ये तीनों बिल अगर पारित हो जाते हैं तो सरकार के पाले में ये बात चली जाएगी कि सरकार जिस तरीके से चाहे सीट का बंटवारा करे। क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन बिल के तहत सरकार आर्टिकल 82 को भी अमेंड करना चाहती है, यानी संशोधन करना चाहती है, जिससे सेंसस वर्ड जो है उसको हटाना है और यह कहना है सरकार का कि पार्लियामेंट किसी भी समय चाहे तो लॉ ला करके डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करा सकता है। तो इससे होगा क्या, जो अभी संवैधानिक मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है 10 सालों का, कि हर 10 साल में जनसंख्या जनगणना के आधार में, जो लेटेस्ट जनगणना है उसके आधार पर डिलिमिटेशन कराया जाएगा। जो संविधान उसकी बात करता है, गारंटी देता है, वो खत्म हो जाएगा। अब पार्लियामेंट एक लॉ ला करके डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कब होगी, कैसे होगी, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और पार्लियामेंट जब लॉ लेकर के आएगी तो वो बिल सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि जो सरकार में होगी पार्टी, उसी के पास ये बॉल होगा कि वो किस प्रकार से डिलिमिटेशन कराना चाहती है और कब कराना चाहती है। क्लियर है? इसका मतलब है कि ये 3 बिल्स को अभी पारित करा दिया जाएगा, लेकिन डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कब होगी इस बात की जानकारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि कैसे होगी इस बात की भी जानकारी नहीं है। क्लियर है? और अपोजिशन का यह भी कहना है कि जब महिलाओं का आरक्षण 2029 में से लागू होगा तो अभी 2026 में इतना फास्ट फॉरवर्ड करके 3 दिनों की स्पेशल सेशन बुला करके और सिर्फ 3 दिनों के लिए ही डिस्कशन डिबेट करा करके इतने बड़े मुद्दे पर बिल्स को पारित कराने की जल्दीबाजी क्या है सरकार की, यह कहना है अपोजिशन पार्टी का। बाकी सरकार क्या इससे मकसद अचीव करना चाहती है वो आप बताइए कमेंट करके, क्योंकि एक तरफ सरकार का कहना है कि वो महिला आरक्षण को इंप्लीमेंट करने के लिए इस बिल को लेकर के आ रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन का यह कहना है कि जब महिला आरक्षण 2029 में लागू होगा तो सरकार इस समय इस तीनों बिल को क्लब करके क्यों इस बिल को अभी पारित कराना चाहती है। क्या इससे सरकार जो सीटों का बंटवारा है स्टेट्स के बीच में उसको एक बार चेंज करना चाहती है, जिससे जहां पे उनकी पकड़ है नॉर्दर्न स्टेट्स में उनको उससे फायदा मिलने वाला है। यह है आर्गुमेंट अपोजिशन का। बाकी आप अपनी समझ से क्या समझते हैं कि इसमें जो एक सिंगल मकसद है उस बिल को, इन तीनों बिलों को पेश करने का, पारित करने का, वो क्या मकसद है, आप कमेंट करके बताइए। अगर हम सरकार की बात को समझे, अगर हम सरकार के इस फॉर्मूले को समझे, 50% इंक्रीमेंटल के फॉर्मूले को अगर सरकार जो कह रही है अगर वो करती है तो इसमें क्या है, सभी राज्यों की जो सीटें हैं वो 50% बढ़ जाएगी, यानी यूपी 80 से बढ़कर के 120 हो जाएगी, महाराष्ट्र 48 से बढ़कर के 72 हो जाएगी, बिहार 40 से बढ़कर के 60 हो जाएगी, तमिलनाडु 30 से बढ़कर के 39 से बढ़कर के 59 हो जाएगी, और केरला जो है वो 20 से बढ़ के 43 हो जाएगी। लेकिन जो अपोजिशन का डर है और सदर्न स्टेट्स का डर है, उनका यह कहना है कि अगर सरकार इस 50% इंक्रीमेंटल सिनारियो पे सीटों का आवंटन नहीं करती है तो ऐसी सिचुएशन में जो सीट है वो बहुत ही ज्यादा चेंज होंगे और इससे सदर्न स्टेट को बहुत नुकसान होगा। कैसे समझाता हूं, अगर न्यू फॉर्मूला 2011 की जनसंख्या यानी जनगणना को फैक्टर इन करके सीटों का बंटवारा किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में यूपी की सीट हो जाएगी 140 2011 की जनगणना। यह है सिनारियो 2। क्लियर है? बिहार की अगर हम बात करें तो वो 60 से बढ़कर के 73 सीट्स हो जाएगी। क्लियर है? और वहीं हम अगर बात करें तमिलनाडु जो सदर्न स्टेट है वो 59 से घटकर 51 हो जाएगी, और वहीं अगर हम केरला की बात करें वो 30 से घटकर 43 हो जाएगी। यह है नया सिनारियो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि नॉर्दर्न स्टेट जो है उनको बेनिफिट होने वाला है। और क्यों बेनिफिट होने वाला है? क्योंकि उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल में कोई काम नहीं किया। जबकि सदर्न स्टेट को नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने लगातार इतने 50 वर्षों में जनसंख्या को कंट्रोल किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है, सोशल डेवलपमेंट किया है, जिसकी वजह से जनसंख्या कंट्रोल में आ चुकी है। सदर्न स्टेट का यह कहना है कि सिर्फ जनसंख्या के आधार को बना करके अगर सीटों का बंटवारा होगा तो यह सही बात नहीं है, और यहीं से शुरू हो रहा है यह नॉर्थ साउथ का डिवाइड का पूरा डिबेट। क्लियर है? इससे क्या होगा कि लोकसभा के चुनावों में या लोकसभा में सदर्न स्टेट की कोई ज्यादा भागीदारी नहीं रहेगी, क्योंकि किसी भी बिल को पारित कराने के लिए अगर नॉर्दर्न स्टेट में जो पार्टीज जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसकी वजह से पूरा
बिल पारित हो जाएगा और उस बिल को इंप्लीमेंट पूरे देश भर में किया जाएगा। जो सदर्न स्टेट है, इसमें सदर्न स्टेट की जो एक वॉइस है वो पूरी तरह से कम हो जाएगी। आप कह सकते खत्म तो नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगी। इस बात के लिए सदर्न स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टी है वो एक चेतावनी भी रेज कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये पूरी है सिनारियो। अब इससे होने वाला क्या है, आप पूरा सिनारियो देख रहे हैं कि महिलाओं का आरक्षण इस तरीके से पूरा रीसेट होना है और ये है कैटलिस्ट जिसको यूज करके सरकार ये करना चाह रही है। कंट्रोवर्सी भी आपको बता दिया है, कंट्रोवर्सी क्या है। यहाँ पे अगर मेरी बात माने, मुझे ऐसा लगता है कि मान लेते हैं कि अगर विमेन की रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करना है तो उससे 1/3 सीट 550 से भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उनको पता है कि लोकसभा के चुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब जब लोकसभा के चुनाव 2029 में होंगे, जाहिर सी बात है तभी चुनाव के समय ही महिलाओं को कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा, इसलिए वो 2029 में के लोकसभा से पारित की जा रही है। क्लियर है? बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि अभी क्यों नहीं लागू कर सकते। तो लागू इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन हो चुका है। लेकिन अगर ये 2029 से लागू होने वाला है तो अभी वो बिल क्यों ला रही है सरकार, और उसमें इस बात की क्लैरिटी क्यों नहीं है कि किस फॉर्मूला से सीटों का एलोकेशन किया जाएगा, और दूसरा ये क्लैरिटी क्यों नहीं है कि क्या पॉपुलेशन को ही यानी जनसंख्या को ही आधार बना करके जो पूरा सीट्स का आवंटन है उसको क्यों किया जा रहा है, यह दूसरी बात है। क्लियर है? खैर, ये पूरी जो सिनारियो है वो इस तरीके से पूरा चेंज होने वाला है। इससे क्या है, डिलिमिटेशन, विमेन रिजर्वेशन और डेमोग्राफिक चेंज होगा 2026 में, और इससे कोलिजन डायनामिक्स में एक बदलाव आएगा, फिस्कल बार्गेनिंग में एक बदलाव आएगा, और फेडरलिज्म जो है हमारा संघवाद कहीं ना कहीं कमजोर होगा, ऐसा एनालिस्ट्स का कहना है। क्लियर है? तो यह है पूरा मुद्दा इस पूरे 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, डिलिमिटेशन बिल और यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल को लेकर के, और यह एक दूसरा मुद्दा है नॉर्थ साउथ का डिवाइड को लेकर के। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जो भी आप सोचते हैं कि आखिर वो एक सिंगल मकसद क्या है जिसकी बात सभी लोग कर रहे हैं। या तो वो मकसद ये हो सकता है कि सरकार महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है, या वो मकसद वो हो सकता है जो अपोजिशन कह रही है, या फिर ये मकसद हो सकता है कि ये दोनों मकसदों को पूरा करना है लेकिन सरकार सिर्फ एक मकसद की ओर इशारा कर रही है और अपोजिशन भी सिर्फ एक मकसद की ओर इशारा कर रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके बताएं।